हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। नैंसी क्लासेस में एक बार आपका फिर से ज़ोरदार स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सॉरी, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका कोई सा भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है Na++, K++, Ca++, Cl++। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रुधिर स्कंदन है उसके लिए आवश्यक होता है, तो उसके लिए आवश्यक होता है Ca++। Ca++ आपके रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपसे कि रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है कार्बनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, या फिर कार्बोनिक अम्ल के रूप में। आप सभी सोचते होंगे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिनकी संभावना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना था कि रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। तो रुधिर में जो अधिकतर CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ले जाई जाती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स। ये हिप्पोक्रेट्स है, ये कभी कभी वर्ड पे आने पर ये अपने आप से इस तरीके से डॉट डॉट बन जाता है। ठीक है, मेंडल, सुकरात या अरस्तु। तो जीव विज्ञान के आपको जनक बताना है। जीव विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु साहब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण की आधार इकाई है जीन, गुणसूत्र, स्पीसीज, इनमें से कोई नहीं। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है आपकी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है आपकी स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज आपकी वर्गीकरण की आधारभूत इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये व्हेल लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक मात्रा लगा लेना। व्हेल मछली एक स्तनधारी है क्योंकि वक्ष तथा उदर के मध्य डायाफ्रेम होता है, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी वृक्क होते हैं, 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ने ये पूछा है आपसे कि व्हेल मछली जो है आपकी वो आपकी एक स्तनधारी है। क्यों है एक स्तनधारी, आपको बताना है क्यों है। तो इसलिए है स्तनधारी क्योंकि मछली में आपके 4 प्रकोष्ठ का हृदय पाया जाता है, जिस वजह से मछली जो है आपकी व्हेल मछली स्तनधारी की कैटेगरी में काउंट होती है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा एक चीज़ कि आखिर स्तनधारी होते कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है अत्यधिक विकसित मस्तिष्क, दांत विन्यास, 4 प्रकोष्ठ हृदय, तंतुपटल। तो स्तनधारियों की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कहें या विशेषता कहें वो ये है 4 प्रकोष्ठ हृदय। यदि 4 प्रकोष्ठ हृदय होगा तभी वो स्तनधारी की कैटेगरी में काउंट होगा, अदरवाइज वो स्तनधारी नहीं होगा। तो 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो है स्तनधारियों की मेन विशेषता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ये है कि जो आपके मत्स्य वर्ग है जिसे मछली वर्ग कहते हैं उसकी पहचान आप किस अंग से करेंगे, युग्मित पक्षों से, ग्रशीय गिलों से, डर्मल सल्क से, या उपरोक्त सभी से। तो आपकी जो मछली वर्ग की पहचान है युग्मित पक्षों से भी होती है, ग्रशीय गिलों से होती है, डर्मल सल्क से होती है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आपसे क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर साइंस वाले पोर्शन से। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पहले तो नहीं को हाईलाइट कीजिए, आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। ठीक है, तो फलों की खेती को तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये दोनों आपके करेक्ट हुए। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, इसीलिए आपका ये वाला इनकरेक्ट हुआ। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस टाइप का। ठीक है, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है, ये भी सही है। सिर्फ गलत आपका ये है सब्जियों की खेती। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का जो संबंध है, हॉर्टिकल्चर का संबंध आपकी बेसिकली फल, सब्जी और आपके पेड़, सुगंधित मसालों वाली फसलों से और फूल से है। ठीक है, तो याद रखना है हॉर्टिकल्चर का संबंध आपकी, हॉर्टिकल्चर को बागवानी कृषि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी आते हैं फल, आते हैं आपकी, लिख देती हूँ यहाँ पर फल, सब्जियाँ, तो सब्जी लिख देती हूँ। ठीक है, सब्जियाँ आप समझ लेना, सब्जी, पेड़ और आपके सुगंधित मसाले,
अब केरल में मत मत पहुंच जाना सुगंधित मसाले सुन के, ठीक है, तथा फूल, ये जो है आपकी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इन सब की खेती आपके हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत होती है। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, आर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? मक्खी का, पक्षी का, कीट का या छिपकली का? बताना है आर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है। तो आर्निथोलॉजी जो है आपकी किसका अध्ययन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी आपकी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, ऑनिरियोलॉजी, ऑनिरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान का अध्ययन, नींद का अध्ययन, सपने का अध्ययन, रंग का अध्ययन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनिरियोलॉजी का संबंध जो है सपने के अध्ययन से है। सपनों के अध्ययन जो है आपके ऑनिरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चट्टानों का अध्ययन, नींद का अध्ययन, रंग का अध्ययन, जहर का अध्ययन? टॉक्सिकोलॉजी जो है आपकी जहर का अध्ययन है। किसका? जहर का अध्ययन जो है टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेफ्रोलॉजी का संबंध किसके साथ है? जिगर के साथ, फेफड़े के साथ, यकृत के साथ या गुर्दा के साथ? नेफ्रोलॉजी का संबंध आपकी गुर्दा के साथ है। किसके साथ? गुर्दा के साथ। गुर्दा को क्या कहा जाता है? एक और कुछ बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बताइए 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 जल्दी। तो आपके जो गुर्दा है ना, गुर्दा को ब्रक कहा जाता है। क्या? ब्रक। ठीक है, इसका मेन कार्य क्या होता है गुर्दा या ब्रक का? तो इसका मेन कार्य होता है रक्त शोधन कर मूत्र उत्पादन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूत्र उत्पादन का कार्य होता है आपके गुर्दा या ब्रक का। ठीक है, रक्त को शोधन करके, रक्त शोधन कर मूत्र उत्पादन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? मधुमेह रोग से, कैंसर से, खांसी से, जुकाम से? तो आपकी जो ओंकोलॉजी है ना, ओंकोलॉजी का संबंध आपकी कैंसर से है। ठीक है, कैंसर रोग से जो है आपकी ओंकोलॉजी का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेपेटोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हेप्टोलॉजी, जीरेंटोलॉजी? तो आपकी चिकित्सा विज्ञान की शाखा बतानी है जिसका संबंध आपके यकृत के उपचार और अध्ययन से है। तो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंध आपके हेप्टोलॉजी का है। किसका? हेप्टोलॉजी का। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हेमेटोलॉजी? बताना है आपके पशु मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है किस विज्ञान में? तो एनाटॉमी में सीखा जाता है। एनाटॉमी को कहते हैं हिंदी में शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान किसको कहते हैं? एनाटॉमी को कहा जाता है हिंदी में। जो आपका ये एनाटॉमी है, इसमें आप एक ऐसी साइंस है आपकी एनाटॉमी जिसमें हम डील करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स से, यानी कि द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इट्स कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी के बारे में जान गए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, किसके कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन? इनमें से कोई नहीं। जो आपके वॉक्समैन है इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ किस वजह से मिला था बताना है। तो इनको जो नोबेल प्राइज़ है वो आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से मिला था। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एक आपका एक एंटीबॉडी दवा है, एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, एक एंटीबायोटिक क्या है? दवा। ठीक, इसका प्रयोग बेसिकली जीवाणु से होने वाले जो संक्रमण है ना, जीवाणुओं से संक्रमण के इलाज में किया जाता है। ठीक, जैसे आपके तपेदिक में, प्लेग में, एंडोकार्डिटिस में, इन सब में आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपकी एंटीबायोटिक दवा है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देती हूँ। पेनिसिलिन को बेसिकली CCN या पेन भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक, ये आपका बेसिकली आपकी जो बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ जो है ये प्रभावी होती है। ये भी आपकी एक एंटीबायोटिक है।
ठीक, ये आपकी एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन। तो ये जो है आपकी बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ प्रभावी होती है। इसका जो आविष्कार है, इसका आविष्कार 1928 में आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कई बार आपके एग्जाम से पूछा गया है पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, ये जो है आपके आविष्कारक हैं पेनिसिलिन के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालाजार रोग का परजीवी है ट्राइपैनोसोमा गैवियंस, लीशमानिया डोनोवानी, बुचेरिया ब्रोंकाइटिस, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। ये प्लाज्मोडियम होगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि काला आजार से संबंधित कई सारे मामले आपकी भारत में देखने को मिलते हैं, जो कुछ दिन पहले आपके बिहार में देखने को मिले थे। तो कालाजार रोग का परजीवी पूछा है। कालाजार जिस परजीवी से होता है, तो आपको उस परजीवी का नाम बताना है। पहले तो कालाजार रोग के बारे में जान लेते हैं। ये जो आपका रोग है, ये आपकी सैंड फ्लाई या सीकटा मक्खी के काटने से होता है। कौन सी? सैंड फ्लाई। ठीक है, ठीक, ये जो सैंड फ्लाई है, इसके काटने से कालाजार रोग होता है। पहले तो ये रोग जो है इतना घातक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये रोग इतना घातक हो जाता है कि यकृत और प्लीहा पर सूजन आ जाती है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वह कौन सा रोग है जिसकी वजह से यकृत और प्लीहा जो है प्रभावित होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, यकृत और प्लीहा हमारी कालाजार रोग में प्रभावित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि यकृत और प्लीहा पर जो है प्रभावित होने वाला रोग कौन सा है, तो कालाजार रोग है। इस रोग में यकृत और प्लीहा पर सूजन देखने को मिलती है। ठीक, साथ ही साथ आपका जो कालाजार रोग है, उसका परजीवी है लीशमानिया डोनोवानी। ये जो लीशमानिया डोनोवानी है ना, ये यकृत और प्लीहा के साथ साथ आपकी अस्थि मज्जा को भी प्रभावित करता है। यानी कि ये जो परजीवी है आपका, ये परजीवी आपके यकृत प्लीहा और अस्थि मज्जा, ठीक, अस्थि मज्जा, यकृत प्लीहा और अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? कालाजार रोग है। अच्छे से याद रखना है, एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन को पूछने के कई सारे तरीके होते हैं ना, तो उन तरीकों में से आपका एक तरीका ये है कि यकृत प्लीहा और अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है, तो कालाजार रोग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है आपका बुचेरिया ब्रोंकाइटिस। बुचेरिया ब्रोंकाइटिस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपकी परजीवी का नाम है। तो ये आपकी किस रोग के परजीवी का नाम है? ये आपकी फाइलेरिया जो रोग होता है, फाइलेरिया रोग के परजीवी का नाम है क्या? बुचेरिया ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये जो फाइलेरिया रोग है आपका, मादा क्यूलेक्स मच्छर, ठीक, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। इस रोग में होता क्या है, ये जो रोग है बहुत ही खतरनाक है। आप लोग सुन के हंसोगे, मुझे भी हंसी आई थी काफ़ी सारी, क्योंकि इस रोग में होता ये है कि जो रोगी है उसका पैर, ये उसका जो पैर होता है और उसका जो वृषण होता है, वृषण कोष, पैर और वृषण कोष जो है सूजन आ जाती है इन दोनों पर। खासकर जो पैर हैं, वो पैर इतने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उसके पैर, कि उसका जो पैर है वो हाथी के जैसे लगने लगता है। कैसे? हाथी के जैसे लगने लगता है। इसी कारण इस बीमारी को फील पाँव या हाथी पाँव भी कहा जाता है। किसको? फाइलेरिया को फील पाँव कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। फील पाँव या हाथी पाँव रोग किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। किसको? फाइलेरिया को। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा फाइलेरिया के बारे में। अभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपके फाइलेरिया रोग का जो परजीवी है वो कौन सा है? बुचेरिया ब्रोंकाइटिस है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए वीडियोज़। आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छा माध्यम है कि आप आसानी से एक बार में 5 लोग को सेंड कर सकते हैं। तो कम से कम आप 5 ही लोगों को सेंड करते हैं, वही बहुत है। और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा रिस्पॉन्स मुझे हेल्प करता है। मैं मोटिवेट होती हूँ कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँ, किस सब्जेक्ट की वीडियोज़ लाऊँ, कैसे वीडियोज़ लाऊँ, ये सारी चीज़ें मुझे सोचनी पड़ती हैं जब आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके से जॉब पाएँ जिस तरीके से बाकी लोग आसानी से पा रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, मौन घाटी जहाँ पादपों एवं जंतुओं की दुर्लभ जातियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश
केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आपको बताना है ये जो मौन घाटी है, जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं इंग्लिश में, साइलेंट वैली, जहाँ पादपों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो मौन घाटी है, यहाँ पर पादप और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मौन घाटी है अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ठीक है, किसके लिए? जैव विविधता के लिए मशहूर है। याद रखना है, जैव विविधता। कभी आपसे पूछा जाए कि आपकी मौन घाटी क्यों मशहूर है, तो जैव विविधता के लिए मशहूर है। ठीक है, साथ ही साथ अब ये जानेंगे कि आपकी जो मौन घाटी है कहाँ पर स्थित है। मौन घाटी केरल में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। केरल में एक जिला है, जिले का नाम है पलक्कड़ जिला। ठीक, पलक्कड़ जिला भी याद रखना है, कई बार जिले का नाम भी पूछ लिया जाता है। पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, एग्जाम में कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है मौन घाटी आपकी जो साइलेंट वैली है किन पहाड़ियों में है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में, पलक्कड़ जिले में। कहाँ? केरल में है। ठीक है, तो यहाँ आपने मौन घाटी के बारे में जाना। मौन घाटी कहाँ पर है? केरल में, पलक्कड़ जिले में। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, रेसे की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा रेशा है जिसकी फसल आपके भारत में सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन है आपके सैमल, कपास, जूट, फ्लेक्स। बताना है आपको। तो भारत में आपका कौन सा रेशा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो वो है आपका कपास। ठीक है, कपास जो है आपका सबसे अधिक क्षेत्र में होता है। ठीक, कपास एक नकदी फसल है। क्या है? नकदी फसल है। अगर आपसे पूछा जाए कि कपास किस तरीके की फसल है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, नकदी फसल, तो पता होना चाहिए कि ये आपकी एक नकदी फसल है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो कपास है, कपास आपकी किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है? आपके यूपी में। तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इंडिया के तौर पर बताऊंगी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कौन करता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन आपका गुजरात करता है। कौन करता है? गुजरात करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कपास बोता कौन है? तो सबसे ज़्यादा कपास जो है हमारा कौन बोता है? बोता है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के पास जो है काली मिट्टी ज़्यादा है। क्योंकि हमारा जो ये कपास है, कपास जो है काली मिट्टी में पैदा होता है, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में ज़्यादा है। कपास जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोई जाने वाली एक जो है फसल है। ठीक है, वहीं महाराष्ट्र उत्पादन के नंबर पर फर्स्ट नंबर पर है। मतलब उत्पादित तो हमारा गुजरात कर रहा है, लेकिन बोर सबसे ज़्यादा कौन रहा है? बोता सबसे ज़्यादा कौन है? महाराष्ट्र बोता है। ठीक है, ये जो कपास है, इस कपास से रुई तैयार की जाती है। क्या? रुई तैयार की जाती है। कपास को क्या कहा जाता है? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है आपके कपास को। ठीक है, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास के बीजों में कभी कभी जहरीलापन भी देखने को मिलता है। मैं इसको हटा देती हूँ और आगे समझाती हूँ कि कपास के जहरीलेपन जो है किस कारण से देखने को मिलता है। तो कपास में जो जहरीलापन है वो बेसिकली गोसीपाल के कारण होता है। किसके कारण? गोसीपाल के कारण। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि कपास में जहरीलापन किस कारण से होता है, तो गोसीपाल के कारण से कपास में जहरीलापन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें जानी। आपने जाना कपास एक नकदी फसल है, कपास हमारी काली मिट्टी में होता है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कपास है ये मालवेसी कुल का पौधा है। किसका? मालवेसी कुल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मालवेसी कुल का पौधा याद रखना है आपको। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको एक जगह कलेक्ट करके रख लेना है कपास के बारे में। ठीक, ताकि आपको कहीं बार बार खोजना ना पड़े। ठीक, तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रख लेना है कि कपास हमारा मालवेसी कुल का पौधा है, कपास एक नकदी फसल है, कपास जो है काली मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, कपास उत्पादन में पहला स्थान हमारे गुजरात राज्य का है। वहीं हमारा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है कपास बोया जाता है। कपास के बीजों में जहरीलापन गोसीपाल के कारण होता है, और जो कपास है उसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास में मुख्य रूप से क्या होता है? कपास जो है मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है। कपास में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कपास में मुख्य रूप से होता है प्रोटीन, सेल्यूलोज, या दो ऑप्शन को शॉर्ट दे दें तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कपास में होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज होता है कपास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज मुख्य कंपोनेंट होता है हमारे कपास का। मेन जो घटक है आपके कपास का सेल्यूलोज ही है। ठीक, तो यहाँ पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें कपास के बारे में जानी। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज है
टीलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज। तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज पूछी जा रही है। सूत्र विभाजन की जो सबसे लंबी स्टेज है वो है आपकी प्रोफेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन, केवल डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये राइबोसोम है क्या। राइबोसोम जो है आपकी कोशिका द्रव्य में स्थित सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य में स्थित क्या होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं। ये तो आपने ये जाना कि कहाँ ये पाए जाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म कण के फॉर्म में आपकी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक, ये तो आपने ये जाना। अब आपको ये जानना है कि इनका मेन कार्य क्या है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछा जाता है कि राइबोसोम का मेन कार्य क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम आपके राइबोसोम का ही है। ठीक है, या आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन भूमिका निभाता है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। तो पता होना चाहिए आपको कि प्रोटीन संश्लेषण में मेन भूमिका जो है हमारा कौन निभाता है? वो निभाता है हमारा राइबोसोम निभाता है। ठीक है, ये आपका क्या कार्य करता है ये आपने जान लिया। अंत में आपको एक चीज़ और जानना है कि ये आपके आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं डीएनए और आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं ना। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करने का कार्य आपका राइबोसोम ही करता है। फिर से सुनिए, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करने का कार्य राइबोसोम का होता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में मेन भूमिका निभाता है, देखा आपने पहले ही। साथ ही साथ राइबोसोम आपकी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में स्थित सूक्ष्म कण होते हैं, जो कि आपके आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए प्लस प्रोटीन। आपको कैसे याद रखना है मैं आपको बता रही। जैसे राइबोसोम के बारे में प्रोटीन तो याद रख लेना कि ये प्रोटीन से बने होते हैं। आप कन्फ्यूजन होगा डीएनए या आरएनए। ठीक है, राइबोसोम आर से शुरू होगा ना, तो ऐसे याद रख लेना कि आरएनए। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर आरएनए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया था कार्ल वॉन फ्रिश, मेंडल, अरस्तु या डार्विन ने। मधुमक्खियों की संचरण की भाषा का पता किसने लगाया था? तो मधुमक्खियों की संचरण की भाषा का पता कार्ल वॉन फ्रिश ने लगाया था। किसने? कार्ल वॉन फ्रिश ने लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका खरगोश तथा मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है पटेला, स्टीपीज, नेशन या पैलेंटाइन। तो मनुष्य और खरगोश की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है। कहाँ पर? कान में पाई जाती है। अब उस हड्डी को कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, हड्डी तो कहेंगे नहीं। प्रत्येक हड्डी को विशेष रूप से कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। तो कान में पाई जाने वाली हड्डी को कहते हैं स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज। ये घास के मैदान मत समझ लेना स्टेपीज। ठीक है, तो कान में पाई जाने वाली हड्डी जो है आपकी स्टेपस है, स्टेपीज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। ठीक, ये जा नहीं होगा, सा होगा, स्टेपीज। ठीक है, तो कान में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? स्टेपस या स्टेपीज कहा जाता है, जो कि आपकी मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है और खरगोश की भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका जंपिंग जीन को अब क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन को अब क्या कहा जाता है। ट्रांसवर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोजन्स, इनमें से कोई नहीं। पहले तो जंपिंग जीन के बारे में जानते हैं। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, जंपिंग। जंपिंग का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अपना स्थान परिवर्तित कर लेता हो उसे जंपिंग कहा जाता है। अब जीन के बारे में कहा जा रहा है, मतलब ऐसा जीन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है या मूव कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो जानते हैं कि जंपिंग जीन की जो खोज है वो किसने की थी। जंपिंग जीन की जो खोज है वो इंपॉर्टेंट बनती है, तो इनकी खोज की थी आपके बारबरा मैक्लीटॉक ने। किसने? बारबरा मैक्लीटॉक ने। बारबरा मैक्लीटॉक। ठीक, बारबरा मैक्लीटॉक। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग हमसे डिमांड कर रहे थे कि आप नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो मेरे हिसाब से आपके सेल्फ नोट्स, आपके द्वारा जो बनाए जाते हैं नोट्स,
उनसे बेस्ट दुनिया के कोई और नोट्स हो ही नहीं सकते हैं। और जब यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप लोग उन्हीं का नोट्स बनाइए, आपको किसी और के नोट्स के पीछे भागने की कभी ज़रूरत नहीं है। दूसरे के नोट्स पाकर आप सिर्फ नोट्स पा लोगे, दिल को आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ मेरे पास नोट्स हैं, लेकिन आप उन नोट्स को उतना याद नहीं रख पाओगे। अपने हाथ से लिखे गए नोट्स याद रहते हैं। तो आप लोग दूसरे के नोट्स की तरफ मत भागिए बेटा, आपके जो नोट्स हैं उन्हीं को पढ़िए, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए, भला आपको जिस तरीके से भी नोट्स बनाने हैं आप उस तरीके से बनाइए, लेकिन सेल्फ नोट्स बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने जंपिंग जीन के बारे में बताया, तो अपने नोट्स में लिखिए जंपिंग जीन क्या है, खोज किसने की थी। ये छोटे छोटे से पॉइंट जो आपको नहीं पहले पता थी उनको जरूर नोट कीजिए, ठीक है। तो जंपिंग जीन की जो खोज है वो बारबरा मैक्लिंटॉक ने की थी, ठीक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक गुणसूत्र के अंदर, ध्यान से सुनना है, एक गुणसूत्र के अंदर जो जीन होते हैं वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, यानी कि अपने स्थान में हेर फेर कर सकते हैं, हेर बदल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को इन्होंने जंपिंग जीन की व्याख्या दी, किसने, बारबरा मैक्लिंटॉक ने। क्या कहा, एक गुणसूत्र के अंदर जीन अपने स्थान में फेरबदल कर सकते हैं, ठीक। तो इन्होंने कहा कि एक गुणसूत्र के अंदर जो जीन पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं ना, तो जीन जो पाए जाते हैं ये जीन अपने स्थान में फेरबदल कर सकते हैं, जिस कारण से इन्होंने इनको जंपिंग जीन कहा। साथ ही साथ जंपिंग जीन को हिंदी में एक और नाम दिया गया, वो नाम क्या था, प्लावमान, प्लावमान, ठीक है। प्लावमान, प्लावमान क्यों कहा गया, प्लावमान का मतलब है कि जो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सके वो प्लवमान कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहा गया, इंग्लिश में कहा गया ट्रांसपोजेंस, ट्रांसपोजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोजेंस, हिंदी में प्लवमान, ठीक है। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा, यहाँ पर आपने जंपिंग जीन समझा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो जीन है, मैं जीन्स नहीं है, ये जीन है, ठीक है। ये जंपिंग की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ जीन की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ जीन की बात कर रही हूँ। जीन की जो रासायनिक पहचान है वो किसने की थी, जीन की रासायनिक पहचान, तो जीन की रासायनिक पहचान की थी आपकी एवरी मैक्लाइड एवं मैकार्टी। किसने, एवरी मैक्लाइड एवं मैकार्टी। इन 3 महान व्यक्तियों ने मिलके जो है जीन की रासायनिक पहचान की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि जीन की रासायनिक पहचान किसने की थी, तो याद रखना है एवरी मैक्लाइड एवं मैकार्टी, इन 3 व्यक्तियों ने की थी। तीनों के नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनाई जाती है। क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन है आपके सेलेक्स मेलिया, सेलेक्स पुपरिया, जिसे पुपेरिया भी कहते हैं, साथ ही साथ मोरस अल्वा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हॉकी स्टिक जो है आपकी मोरस अल्वा से बनाई जाती है। किससे, मोरस अल्वा से भारत में हॉकी स्टिक बनाई जाती है। सेलेक्स पुपरिया से क्या बनाया जाता है, सेलेक्स पुपरिया से बनाया जाता है क्रिकेट का बल्ला, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे विराट कोहली जिस बल्ले से खेलता है पक्का इसी से बना होता है, सेलेक्स पुरपरिया से। हाँ शायद बना होगा, मुझे नहीं पता, आप लोग पूछ के बताना, ठीक है। तो आपके क्रिकेट का जो बल्ला है वो आपके सेलेक्स पुरपरिया से ही बना रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, बीसीजी के टीके का अर्थ है। ऑप्शन हैं आपके बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, बैक्टीरियल कल्चरल ग्रोथ, बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ, इनमें से कोई नहीं। बीसीजी के टीके का पूरा नाम बताना है, इस तरीके से आपका बीसीजी होता है जो, इसका आपको पूरा नाम बताना है, अर्थ बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो बीसीजी के बारे में जान लेते हैं। बीसीजी का टीका जो है क्यों दिया जाता है। बीसीजी का टीका तब दिया जाता है जो आपके क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति होते हैं। क्षय रोग को क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं ना, टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। तो आपका जो टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसको ये जो है टीका दिया जाता है, आपका बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन वाला टीका दिया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, बीसीजी के टीके की खोज, तो बीसीजी के टीके की खोज की थी 1921 में, यानी कि 1921 में अल्बर्ट कैमरेट ने की थी। किसने, अल्बर्ट कैमरेटे ने की थी, ठीक है, अल्बर्ट कैमरेटे।
ये जो महान व्यक्ति हैं अल्बर्ट कमरेटे, इन्होंने 1921 में 1921 में क्षय रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए बीसीजी के टीके की खोज की थी। बीसीजी के टीके का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इस तरीके से आप बार बार याद करेंगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपको याद बना रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक, हरगोविंद खुराना, कॉर्नबर्न, लेमार्क। पहले तो ये कृत्रिम ऐसे नहीं लिखा जाता है, कृत्रिम ऐसे लिखा जाता है, कृत्रिम। ठीक है, ये होता है आपका कृत्रिम। ठीक, तो आपका डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको बताना है। तो ये दिया था आपका कॉर्नबर्न ने दिया था। किसने? कॉर्नबर्न ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉर्नबर्न ने दिया था। सबसे पहले डीएनए के बारे में समझ लेते हैं कि डीएनए होता क्या है। ये जो डीएनए है एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ करते क्या हैं? तो आनुवांशिक पदार्थ करते हैं, क्या करते हैं? इन पदार्थों पर ये जो पदार्थ हैं आनुवांशिक पदार्थ, इनका एक छोटा सा भाग क्या होता है? छोटा भाग क्या कहलाता है? छोटा भाग जीन कहलाता है। ठीक, अब ये जीन जो है यही खेल खेलता है। जीन, छोटा भाग जीन, ये जो जीन है ये खेल खेलेगा। क्या खेल खेलेगा? कि हमारे माता पिता के गुणों को हमारे अंदर लाएगा, यानी कि माता पिता से उनके गुणों का हस्तांतरण उनकी संतति में करता है। कौन करता है? जीन करता है। जैसे आपके माता पिता के लक्षण जो है आपके अंदर आए तो कैसे आए? जीन की वजह से आए। जीन क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डीएनए के बारे में जाना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण। ये भी आपने जान लिया था कि कॉर्नबर्न ने दिया था। हरगोविंद खुराना ने जो है आपका क्या किया था? हरगोविंद खुराना ने 1968 में, कब? 1968 में आपकी जेनेटिक कोड की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक कोड की खोज जो है आपकी हरगोविंद खुराना जी ने की थी। ये आपके भारतीय मूल के व्यक्ति थे। कौन थे? भारतीय ही थे। तो इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना जी ने। और वाटसन एवं क्रिक का नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है डीएनए के बारे में, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का पता 1953 में लगाया था। कब? 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना ठीक है, डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था। ठीक, तो यहाँ पर आपने जाना कॉर्नबर्न ने क्या किया था? इन्होंने डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दिया था। ठीक, यहाँ पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें डीएनए के बारे में जानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका एक जीव जिसमें दो समरूप आनुवंशिक कारकों का जोड़ा होता है कहलाता है विषम युग्मजी, संकर, समयुग्मजी या फिर प्रभावी। एक जीव जिसमें दो समरूप आनुवंशिक कारकों का जोड़ा होता है उसे समयुग्मजी कहा जाता है। क्या? समयुग्मजी कहा जाता है। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि फसलों का हेरफेर किस लिए आवश्यक होता है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, प्रोटीन के गुण बनाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए, खनिज गुणों को बढ़ाने के लिए, विभिन्न फसलों को पाने के लिए। तो क्वेश्चन अच्छा है कि जो फसलों का हेरफेर किया जाता है, हेरफेर का मतलब है कि एक बार मटर बो दिया तो दूसरी बार हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे एक बार हम लोग चना बोते हैं, चना मटर फिर मसूर, ये आपकी पैरेलल फसलें हैं, इनको साथ में बोया जाता है। और आपका साथ में बोया जाता है गेहूँ। ठीक, तो चना, मटर, गेहूँ, मसूर ये एक साथ बोए जाते हैं एक फसल में। अगली फसल में क्या होता है? अगली फसल में बोते हैं दालें, जैसे उड़द, मूंग। ठीक, उड़द मूंग के बाद फिर क्या बोया जाता है? उड़द मूंग के बाद आपकी बोई जाती हैं जैसे तरबूज, खरबूज। तो ये तरबूज खरबूज जो हैं आपके इसके बाद बोए जाते हैं। तो फसल में ये हेर फेर हो रहा है कि एक फसल के बाद किसी और फसल को बोना। तो ये बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि जो मृदा है, मृदा की उर्वरता बनी रहे और मृदा की उर्वरता बढ़ जाए। तो ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा कि फसलों का हेर फेर इसीलिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादप को सम्मिलित रूप से कहते हैं सहभोजी, फ्लोरा एवं फ्यूना, प्लावक, शाकाहारी। जलीय वातावरण जो होता है आपका, यानी कि आपकी किसी भी वाटर के अंदर, तो जलीय वातावरण के अंदर सूक्ष्म जीव जो होते हैं और पादप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जंतु और पादपों को प्लावक कहा जाता है। क्या? प्लावक या प्लैंकटन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लैंकटन कहा जाता है। ठीक है,
प्लावक या प्लैंकटन होते क्या हैं? ये अत्यंत छोटे या सूक्ष्म जीव हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये अत्यंत छोटे या सूक्ष्म जीव हैं जो नदी, तालाब, समुद्र की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये अत्यंत सूक्ष्म या छोटे जीव हैं जो नदी, तालाब, समुद्र की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया, तो आप लोग उसी को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा कि ये अत्यंत सूक्ष्म और छोटे जीव होते हैं जो नदी, तालाब और आपकी समुद्र की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। ये जो प्लैंकटन्स होते हैं ना, ये छोटी मछलियों का खाना होते हैं, फिर बड़ी मछलियों का खाना ये छोटी मछलियाँ होती हैं। इस तरीके से आपकी पानी के अंदर साइकिल चलती है। तो ये जो प्लैंकटन्स हैं, इनके बारे में आपने जाना। प्लैंकटन्स क्या होते हैं? जलीय वातावरण के अंदर सूक्ष्म जंतु और पादप होते हैं। ठीक है, प्लैंकटन्स होते हैं। यहाँ पर आपने एक ये शब्द पढ़ा है, फ्लोरा एवं फ्यूना। ये क्या होता है? मैं पहले फ्लोरा को समझा देती हूँ। फ्लोरा, ठीक, फ्लोरा, इंग्लिश में भी इसको फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा क्या होता है? ये जो फ्लोरा है, फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। क्या? किसी विशेष क्षेत्र में पौधे। तो मैं यहाँ विशेष क्षेत्र में पौधे लिख दूँ। क्या? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को फ्लोरा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा के बारे में कई बार एग्जाम्स में आता है। वहीं फ्यूना, फ्यूना आपका जो है इस तरीके से लिखा जाता है, फ्यूना, इसको इंग्लिश में फ्यूना कहते हैं। फ्यूना, ये जो फ्यूना है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु को कहा जाता है। मैं यहाँ जंतु लिख देती हूँ तो आप समझ जाएंगे। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु को तो फ्यूना कहा जाता है, वहीं किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को फ्लोरा कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आया होगा, और आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आई होप आप सब समझ रहे होंगे कि मैं बार बार क्यों बोलती हूँ कि चैनल को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के छोटे छोटे से रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी मदद करते हैं कि मैं और भी आपके लिए इस तरीके के वीडियोज़ लाऊं। तो बने रहिए नैंसी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।